नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बयानी और आप देख रहे हैं डेटलाइन गुजरात न्यूज़ डॉट कॉम का ये डिजिटल वीडियो बुलेटिन हिंदी भाषा में। तो क्या है खबरों की दुनिया में और क्या चल रहा है दुनिया में खबरों के बाद। अगर हम बात करें आज की खबरों की तो पूरा विश्व आज जागा। नॉर्थ कोरिया ने कुछ दो और मिसाइल दाग दिए हैं अमेरिकी जहाज़ी बेड़े के सामने। तो ये खबर पे पूरा विश्व आज जागा। और साथ ही साथ अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर जोन की हम बात करें तो वहाँ पे अ, बेलारूस में रशिया ने कुछ ऐसी बात कही है कि वो लोग अपना एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेशन तैनात करेंगे, तो उसको लेके हड़कंप मच गया है। अ, लिथुआनिया ने कहा है कि इससे ज़्यादा सैंक्शंस लगाने चाहिए रशिया पे। और कहीं न कहीं नाटो के जो नाटो कंट्रीज़ जितने भी हैं, नाटो राष्ट्र जितने भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही खतरनाक और एकदम जिसको बोले इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट है पुतिन की तरफ से। और यूक्रेन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है यूएन के साथ, कहा है कि ये मुद्दा कैसे भी सॉल्व कीजिए। और साथ ही साथ टर्की ने कहा है कि अब युद्ध विराम का समय आ गया है, इसलिए आप शांति से युद्ध विराम की तरफ गति कीजिए। और दूसरी तरफ जब ये खबरें चल रही है तो रशिया ने मतलब अपना बाखमुत ने जिस तरीके से रशिया थोड़ा वीक पड़ा था, तो वहाँ पे अब उससे आगे वो लोग जा रहे हैं और अपना मतलब कब्जा जमा रहे हैं धीरे धीरे। और यूक्रेन ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक जहाज़ी बेड़ा जो है रशिया का, वो तोड़ मार गिराया है, तोड़ दिया है, जलता हुआ उसका मतलब एक वीडियो पोस्ट किया है। तो रशिया ने आखिरकार ये स्वीकार किया है कि ऐसा हुआ है। आगे बात करते हैं एशिया की। एशिया में क्या हो रहा है? तो एशिया में इज़राइल की खबरें ज़्यादातर सब जगह पे छाई हुई है। इज़राइल के जो एक टॉप डिप्लोमेट राजद्वारी थे न्यूयॉर्क में, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है क्योंकि नेतन्याहू ने इज़राइल में जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको निकाल दिया है। मतलब जिस तरीके का कोर्ट की प्रोसेस वहाँ पे चल रही है नेतन्याहू के खिलाफ, तो उन्होंने उनको निकाल दिया। उसके चलते वहाँ पे बहुत ही मतलब भारी प्रदर्शन देखने को मिला है, लोग सड़कों पे आ गए हैं। और नेतन्याहू की जो फैमिली है उसको शिन बेट डोमेस्टिक इंटेलिजेंस की जो सिक्योरिटी एजेंसी है जेरूसलम में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और फिलहाल एक ऐसी भी खबर आ रही है कि सब जगह पे जितने भी राजद्वारी ऑफिसेज या मतलब कचहरियाँ हैं जो इज़राइल की पूरे विश्व में, वो बंद की जा रही है। तो इज़राइल में कुछ बड़ा होने जा रहा है, ऐसी संभावना और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आगे बात करें तो इज़राइल के प्रेसिडेंट जो है हेrzog, उन्होंने भी कहा है कि इमीडिएटली ये मतलब जुडिशियल ओवरऑल जो है उसको इमीडिएटली आप रोक दीजिए क्योंकि हालात बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं। और इस समस्याओं के चलते मतलब एक ऐसी भी बात आ रही है कि इज़राइल अपनी एक डायरेक्ट फ़्लाइट, पहली डायरेक्ट फ़्लाइट नाइजीरिया के लिए अगले महीने से शुरू कर रहा है। तो ये है खबर ज़्यादातर एशिया में से जो इज़राइल से आ रही है। और आगे बात करें अगर एशियन सब कॉन्टिनेंट में, तो चीनी जहाज़ों ने जिस तरीके से मतलब केबल्स काट दिए थे, इंटरनेट केबल्स ताइवान के, उसको लेके ताइवान को कुछ शक हुआ है। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स इस तरीके से आई थी कि चीनी जहाज़ी बेड़ों ने ही ये केबल्स काट दिए हैं। अ, हांगकांग में पहली बार 2 साल के बाद मतलब एक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन इस तरीके से कि लोग विरोध जता रहे हैं। 100 लोग आए हैं, उनको एक नाम के साथ, नंबर के साथ टैग दिए गए और पुलिस ये पूरी घटना के ऊपर मतलब एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। और नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच का जो व्यापार विनिमय है, उस विनिमय जो है उसमें डॉलर मतलब युआन और डॉलर, नॉर्थ कोरियन डॉलर और युआन का जो एक्सचेंज रेट है वो बरकरार है। थोड़ी बहुत ऐसी भी खबरें आ रही है कि नॉर्थ प्योंग प्रोविंस जो है कोरिया का, और यांगयांग प्रोविंस, वहाँ से कुछ स्मगलिंग की मतलब हेरा फेरी की अ, बातें भी आ रही है। तो वहाँ से भी व्यापार बढ़ा है, मतलब बैकडोर बिजनेस बढ़ा है। आगे बात करें सार्क क्षेत्र की, तो सार्क क्षेत्र में म्यांमार जनता के जो चीफ है उन्होंने बोल दिया है कि विरोधियों को किसी भी तरीके से कुचल दिया जाए। इसके चलते 180 से भी ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है वो बंदा आके, जो प्रोविंस है इंडोनेशिया का, वहाँ पे नाव के ज़रिए पहुँच गए एक रेफ्यूजी के तौर पे। और नेपाल जो एक एयर कोलिजन हुआ था, 2 प्लेन के बीच होते होते बच गया था, उसका मतलब एक तहकीकात करवा रहा है। और जो एविएशन बॉडी है नेपाल की, उन्होंने 2 कंट्रोलर्स को भी बर्खास्त कर दिया, अपनी नौकरी से निकाल दिया है। और एक तरफ नेपाल और चाइना एक वार्ता करने जा रहे हैं लाशा में, सेक्रेटरी लेवल बॉर्डर और ट्रेड टॉक्स की, जो कि जो मीटिंग है वो बेसिकली उस दिशा में तिब्बत के मुद्दे को लेके चलती है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है उसको लेके जो बायलैटरल ट्रेड किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, उसको, उस मुद्दे को लेके ये बातें और चर्चाएं चलती है।
तो भारत की जो खबरें हैं वैश्विक मीडिया में, हमने कहा था कि जैसे भारत की कुछ खबरें होगी वैश्विक मीडिया में तो हम बताएंगे, हालांकि ये हम हाईलाइट्स ही देते हैं क्योंकि आप जाके हमारे वेबसाइट पे ये न्यूज़लेटर और बाकी की खबरें पढ़ सकते हैं। तो राहुल गांधी का जिस तरीके से संसद पद रद्द कर दिया गया है उसको लेके समग्र विश्व में, समूचे मीडिया, विश्व के मीडिया में ये खबरें सब जगह पे है। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेके एक बयान पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कहा है कि या तो इमरान खान को मार दिया जाएगा या तो हमें मार दिया जाएगा। मतलब ये बातें आ रही है पाकिस्तान से। और सीरिया में जिस तरीके से हमला हुआ यूएस के एयरबेस पे, तो उसको चलते ईरान ने वार्निंग दे दी है कि मेहरबानी करके हमने कुछ नहीं किया है तो हमारे ऊपर कुछ मत कीजिएगा, अगर कुछ होगा तो हम भी मतलब इसका जवाब देंगे। मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ते हैं तो खबरें आ रही है मिडिल ईस्ट से। सऊदी अरमको की सबसे बड़ी खबर जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरमको कंपनी जो है वो चाइना के साथ मिल के भागीदारी में एक सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रही है। सऊदी अरमको नाम से कुछ याद आया? रिलायंस की एक एजीएम में मुकेश अंबानी ने सऊदी अरमको के एक डायरेक्टर लेवल की जो एक चेयर दे दी थी अपने बोर्ड पे। सऊदी अरमको के साथ उनकी डीलिंग होने वाली थी लेकिन वो हुई नहीं। अब सऊदी अरमको भारत में कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन सऊदी अरमको फिलहाल चाइना चला गया और चाइना में एक बड़ी रिफाइनरी डाल रहा है। और साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट ने ये खबर की है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये खबर की है, सीईओ अमीन नसीर क्यों कोट करते उनके हवाले से ये खबर की, मतलब ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है। आगे बात करते हैं तो दूसरी तरफ मुबादला एनर्जी जो है उसके जो एसेट्स है थाईलैंड में वो बिक चुके हैं और वो खरीदे हैं कनेडियन एक कंपनी है वैल्यूरा एनर्जी। वैल्यूरा एनर्जी की जो एशियाई सब्सिडरी उसने ये कंपनी खरीदी है। और सऊदी और ईरानियन जो मतलब जिस तरीके से उनके राजद्वारी संबंध अभी चाइना ने जो मध्यस्थी की और हुए, तो लगता है कि चाइना को कहीं ना कहीं सऊदी अरमको ने, ये सऊदी अरेबिया ने मतलब अपना सऊदी अरमको की कंपनी का वहाँ पे बात करके ये पूरा एक तरीके से सिरपाव दे दिया है। और सऊदी अरेबिया और ईरान के जो मिनिस्टर्स है, फॉरेन मिनिस्टर्स, वो मिलने वाले आने वाले दिनों में, तो ये बातें आ रही है। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो अब यमन के साथ जो उनका युद्ध चल रहा था पिछले 8 सालों से उसको ख़त्म कर दे। ये क्यों ख़त्म हो रहा है ये भी इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंध सुधरते ही ईरान जिस तरीके से हुती रेबल्स जो थे यमन में जो सऊदी के खिलाफ लड़ रहे थे उनको सपोर्ट कर रहा था, तो अब ये युद्ध विराम होने के बाद ये हुती रेबल्स क्या करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रेंड वॉर मैन पावर होता है, तो वो किस दिशा में जाएगा, क्या कर सकता है, ये खतरा भी हो सकता है। अब कैसे ये डील होता है ये देखना पड़ेगा। और सऊदी अरेबिया ने वीज़ा अलाउ किया है रोड ट्रैवल के लिए, तो एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वो अलग अलग देश में मतलब एक वीज़ा पे ही जा सकते हैं। आगे बात करें ऑयल डिप्लोमेसी की। इराक और टर्की के बीच, इराक और टर्की के बीच जिस तरीके से ऑयल डिप्लोमेसी को लेके बातें आ रही है, तो इराक को कुछ 1.4 बिलियन यानी कि 1.4 अरब डॉलर एक आर्बिट्रेशन केस जो हुआ था, तो टर्की को वो देना पड़ेगा इराक को। इसके चलते टर्की यानी कि अंकारा ने बेसिकली कुर्दिस्तान, इराकी कुर्दिस्तान जो ऑयल आता था वहाँ से उसको लेना बंद कर दिया है। तो अब एक इराकी डेलीगेशन जा रहा है टर्की, वो चाहता है कि फिर से एक्सपोर्ट शुरू हो। तो ये सब ऑयल डिप्लोमेसी फिलहाल इराक और टर्की के बीच चल रही है, उसकी खबरें भी मिडिल ईस्ट की मीडिया में छाई हुई है। लेबनान में 2 टाइम जोन्स होंगे, चर्च ने कुछ ऐसा अनाउंस किया है। और साथ ही साथ वहाँ की जो डिले क्लॉक की बात हो रही है पूरा 1 महीना बदलने से, तो इसको लेके लेबनान में 2 टाइम जोन्स होंगे और लोग बड़े ही मतलब सट्टे में है कि कौन से टाइम जोन को मान्यता दी जाए। एक बुरी खबर में लेबनान के सबसे बड़े एक जो बिजनेसमैन से थमीर खतीब, वो गुजर चुके हैं। खतीब एंड अलामी जो कंपनी थी उसके वो वाइस प्रेसिडेंट थे। और लेबनान में जो 2019 में जो चुनाव होने वाले थे उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी होने वाले थे। आगे इजिप्ट ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बॉडी बनाया जाए, उसको एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि पीने के पानी को लेके या साफ़ सुथरे शुद्ध पेयजल को लेके जिस तरीके से समस्या है उसको एड्रेस करने में ये व्यवस्था काम आ सकती है। कुरान को जलाया गया है डेनमार्क में, तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसके ऊपर बड़ी प्रतिक्रिया और निंदा की है और कहा है कि ऐसा ना हो, ताकि मतलब प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में या जो भी है जिस तरीके से एक दंगे भड़कते या जो होता है ऐसा ना हो। आगे बात करते हैं
अफ्रीका की, तो अफ्रीका में क्या हो रहा है? अफ्रीका में बेसिकली खबरें आ रही है कि कमला हैरिस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, वो अफ्रीकी दौरे पे अफ्रो यूएस रिलेशनशिप को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। भुखमरी और जो हिंसक वारदातें वहाँ पे होती है उसको वो मतलब एड्रेस करना चाहती है, किस तरीके से उससे निपटा जाए। लेकिन उसकी ये यात्रा की खबर के चलते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो एक मिलिशिया रिबल ग्रुप है, उन्होंने वहाँ पे जो बंधक लिए थे उनको मार मार डाला है। और साथ ही साथ खबरें आ रही है बोको हराम के कुछ टेररिस्ट है, उनको उनके कुछ 6 कैंप में कुछ अनगिनत लोगों को मार गिराया गया है नाइजीरियन फोर्सेस के द्वारा, सैम्बिसा फॉरेस्ट जो बोनो स्टेट में है वहाँ पे। तो ये जो रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल एंड कंटामिनेशन आ रही है वो ऐसे वक्त पे आ रही है जब कमला हैरिस यूएस से अफ्रीका जा रही है अफ्रो यूएस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पत्रकारों के लिए बुरी खबर, कुछ पत्रकार जो अजीमियो प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे किबारा नायरोबी में, उनके ऊपर हमला हुआ है और उनके सरो सामान को भी लूट लिया गया, कैमरा वगैरह को। और बुर्किना फासो में पूरा का पूरा फ्रांस 24 का ब्रॉडकास्ट जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि फ्रांस 24 ने नॉर्दर्न अफ्रीका के जो अलकायदा के लीडर थे उनका इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू चलाने वाले थे, उसके पहले ये 24 घंटे के लिए इसको मतलब सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल तो 24 घंटे, लेकिन लगता है सस्पेंडेड रहेगा। तो जो बुर्किना फासोज रूलिंग जनता जो है, उसकी जो पार्टी है वहाँ पे जो रूलिंग है, जिसको अलकायदा को लेकर परेशानी है, इसकी उनकी तरफ से बैन आया है। आगे बात करें तो सब सहारियन रीजन में बहुत ही बुरी खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया में जो फ्यूल की सब्सिडी सरकार देती थी वो बंद कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में शायद पेट्रोल की कीमतें नाइजीरियन नायरा में अगर हम बात करें तो 750 नाइजीरियन नायरा हो सकती है 1 लीटर पेट्रोल के लिए, यानी कि करीबन $1.65, तो भारत का कुछ 135 रुपया हुआ। तो पेट्रोल की कीमतें नाइजीरिया में शायद 135 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। युगांडा एयरलाइंस ने अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट्स वापस शुरू कर दी है। किगाली जो कि रवांडा का मतलब रवांडा की राजधानी है, वहाँ पे ये बात हुई। कुछ बातें चल रही थी 2 साल से, जिस तरीके से फ़्लाइट बंद पड़ी थी, तो डिप्लोमेट और जो राजद्वारी संबंध जो होते हैं उसमें जो बातें हुई, उसके बाद ये फ़्लाइट शुरू कर दी गई है। आगे बात करें चाइना की, ब्लूमबर्ग का एक बड़ा ही अच्छा रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि चाइना एक बहुत ही बड़ा फ्लोटिंग सोलार प्लांट लगाने जा रहा है जिम्बाब्वे में, और उसकी लागत आएगी करीबन कुछ $1 खरब। और इस प्लांट में कुछ 18 मिलियन फोटोवोल्टेक पैनल्स लगाए जाएंगे, जो कि 146 मॉड्यूलर फ्लोटिंग यूनिट्स पे होंगे। ये जो करीबा लेक जो है वहाँ पे, करीबा तालाब जो है जिम्बाब्वे में, वहाँ पे ये इंस्टॉल किया जाएगा। और एक पढ़ने लायक पीस है अफ्रीका में, जैसे यहाँ पे हमारे जो मज़दूर है वो पौवा पीते हैं या देसी दारू पीते हैं, तो वहाँ के अफ्रीका के जो चाय के बागान है उसमें काम करने वाले मज़दूर क्या पीते हैं। तो ये हेडिंग इस तरीके से कि वाई टी वर्कर्स स्मोक कैनबिस, यानी कि भांग। तो चाय की पत्ती के बागान में काम करने वाले मज़दूर भांग क्यों पीते हैं, तो मुझे लगता है ये पढ़ने लायक खबर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में मर्सिनरी यूनिट जो है रशिया का, रशिया का वैगनर ग्रुप, उसको लेके खबर है कि क्रीमिया के हेड किस तरीके से एक दूसरा मतलब एक यूनिट एक तैयार कर रहे हैं। और रशिया ने कुछ कंपनसेशन मांगा है नॉर्थ स्ट्रीम में जो ब्लास्ट हुए उसको लेकर, और कहा है मॉस्को ने कि इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो नुकसान हो उसकी नुकसान की भरपाई भी रशिया को करनी चाहिए। मतलब किससे लेंगे क्या लेंगे पता नहीं। आगे रशिया ने कहा है कि उनके पास मतलब ऐसे कुछ हथियार हैं जो यूएस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसे रशिया के कुछ साथी राष्ट्र जो है उन्होंने कहा है। और इटली को वार्न किया गया है कि पूरा एक जो समूह होता है माइग्रेंट्स का, जो देश छोड़ के रेफ्यूजी के तरीके से जाता है, जैसे तुनीसिया से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ इटली की तरफ जहाज में जा रहे हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि जो वित्तीय रिस्क जो है या वित्तीय जो समानता है उसको लेके बड़ा ही एक गंभीर खतरा चल रहा है, क्योंकि जो बैंकिंग कबाल जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है उसको लेके मतलब एक इंक्रीज रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको लेके उन्होंने एक तरीके से वार्निंग इशू की है।
आगे बात करें तो पवन चक्कियों का धंधा और तेज़ होने वाला है यूरोप में। विंड इंडस्ट्री प्रिडिक्ट्स बाउंस बैक। तो मतलब जिस तरीके से कोरोना काल में वर्कर्स नहीं थे, काम नहीं हो रहा था, लेकिन ये विंड इंडस्ट्री वापस मतलब पवन चक्कियाँ ज़ोरों शोरों से काम करने लगेगी, ऐसी बात है। बहुत ही एक ज़बरदस्त समाचार यूरोप से, ऐसे समय में जहाँ पे ओटीटी का कंटेंट जो है, जिसमें आप गाली गलौच देखते हैं, सब तरीके की अय्याशी और सब तरीके की बीभत्सता देखते हैं, ऐसे समय में, ऐसे माहौल में यूरोप से ये खबर कुछ चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि अगाथा क्रिस्टी की जितनी भी अभी आने वाली जो बुक्स है, उसमें जो ऑफेंसिव मटेरियल होगा उसको निकाला जाए ताकि ज़्यादातर लोग पढ़ सकें। समझ नहीं आता है, एक तरफ आप सेंसरशिप लगाते नहीं हो ओटीटी पे, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स में जो ऑफेंसिव मटेरियल है उसको हटाया जाए। तो ये कैसा है एक अप्रोच, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। आगे बात करें अमेरिका की, कैरिबियन ब्लूज़ और लैटिन अमेरिका की, तो खबरें ज़्यादातर ये है कि ब्राज़ील के जो प्रमुख हैं उन्होंने अपनी जो चाइना की जो यात्रा थी वो रद्द कर दी है, तो उसको लेके खबरें चल रही है अमेरिकी मीडिया में। और साथ ही साथ पुर्तगाल में ज़्यादातर जो निवेश है वो नॉर्थ अमेरिकन्स का है। और एक तरीके से अगर जिस तरीके से बिज़नेस शिफ्ट हो रहे हैं चाइना से मैक्सिको को, तो लगता है कि कहीं न कहीं ये बेनिफिट नॉर्थ अमेरिका रीजन को ही मिल रहा है, ऐसी भी खबरें वहाँ पे है। और सिटीजन्स फर्स्ट बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक 99% डिस्काउंट पे खरीद ली है, सिर्फ $50 करोड़ में। तो ये खबर है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ट्विटर से एक बात आ रही है कि ट्विटर के कुछ सोर्स कोड्स के कुछ हिस्से जो थे वो लीक कर लिए गए थे ऑनलाइन। मतलब ट्विटर का एक पूरा प्रोग्रामिंग अगर देखने जाए तो उसको लीक कर दिया गया था, कैसे ट्विटर चलता है। और जैसे भारत के कई राज्यों में हो चुका है कि ट्रंप शायद अमेरिका में पहली बार करने जाएंगे कि वो चुनाव जेल से लड़ सकते हैं। तो पता नहीं, अब वो एक जोक था कि तोहरा बिलवा बोल रहा हूँ, ऐसी बात हो रही है कुछ। आगे बात कर रहे हैं जापान की मित्सुबिशी कंपनी ने 5% हिस्सेदारी ली है कैसीनो कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट जो है कनाडा में। वहाँ पे मतलब कैसीनो और जो कॉपर और गोल्ड की जो माइंस की खदान है उसके साथ साथ एक कैसीनो का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें 5% हिस्सेदारी जापान के मित्सुबिशी ग्रुप ने ली है। और अगर हम बात करें तो हमने जैसे कहा वैलोरा का एशियन सब्सिडरी जो है, जो उसने थाईलैंड में जो एसेट्स है मुबादला एनर्जी से वो खरीद लिए हैं। और कनाडा का जो एक क्रिप्टो किंग, मतलब क्रिप्टो करेंसी के धंधे का एक मशहूर बेताज बादशाह, उसको मतलब किसी ने उठा लिया और बहुत मारा पीटा और फिरौती मांगी है $30 मिलियन की। तो ये हुआ है, मतलब उसका अपहरण हुआ, उसको मारा पीटा गया और उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई 3 मिलियन यानी कि $30 लाख की। आगे बात करते हैं तो एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कनाडा में कि डेडली फंगस जो है वो जो चमगादड़ होते हैं उसमें दिखाई दे सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। और भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिस तरीके से अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे के जो नेता है, जो खालिस्तानी समर्थक ग्रुप है जुथ है, उसके नेता को पकड़ा गया और जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया, तो कई जगहों पे कनाडा में उसका विरोध प्रदर्शन हुआ इसको लेके। तो भारत ने चिंता जताई है कि उनके जो सिक्योरिटी मतलब दी जाए उनके मिशंस को, यानी कि जो हाई कमीशन की ऑफिस होती है, एम्बेसी होती है, जो भी होता है, तो उनका मतलब सिक्योरिटी कवर बढ़ाया जाए। तो मैंने जैसे कहा था भारत की खबरें जो होगी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसको हम बिल्कुल कहेंगे। तो ये खबर है। और मैक्सिको में एक बहुत ही चौंका देने वाले डेवलपमेंट में एक बात ऐसे सामने आई है, लगता है मैक्सिको में लड़कियों ने आर्या जो सीरीज़ आई थी, वेब सीरीज़ सुष्मिता सेन की, वो देखना शुरू कर दी है, क्योंकि ड्रग कार्टेल्स जो होती है ज़्यादातर मैक्सिको में वो मर्द चलाते हैं। लेकिन इस बार एक खबर ऐसी आ रही है कि फीमेल मैक्सिकन ड्रग कार्टेल एसेसिन्स फाइट, मतलब ड्रग कार्टेल्स की जो फीमेल हेड्स या एसेसिन्स होती है उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई की। और ये एक तरीके का एक इट्स सीन एज अ फिनोमिना इन ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्राइम की दुनिया में उसको एक तरीके से एक इसको उदाहरण के तौर पे इसके देखा जा रहा है। आगे बात करते हैं लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका में बहुत खबरें आई, पिछले वीक भी हमने खबरें की कि जिस तरीके से कोलंबिया में खास करके
वहाँ के जो कोलंबियन आर्म फोर्सेस के आला अधिकारी थे उनको निकाला गया। बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट ने ऐसे आदेश दिए कि अभी कोई निगोशिएशन सीज़ फायर नहीं ड्रग कार्टेल्स के साथ, ये क्राइम गैंग्स हैं उनको ख़त्म कीजिए। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ने रॉयटर्स को जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें कहा है कि कोलंबिया फिर से एक नार्को स्टेट बनने जा रहा है। और ये क्यों कहा है? क्योंकि कोका का जो आउटपुट है, कोको यानी कि जिसमें से चॉकलेट बनती है, कोका में से कोकेन बनती है, तो कोका का जो आउटपुट है वो बड़ा है। और कुछ नए कानून आए जिसकी वजह से ये जो क्रिमिनल गैंग्स है वो समर्पण करके उनको माफ़ किया जा सकता है। तो इसकी वजह से ये शायद नार्को का जो धंधा है वो बढ़ेगा आने वाले दिनों में। तो मतलब धंधा करके पैसा कमा के फिर वो समर्पण कर देंगे और उनको शायद माफ़ भी किया जाएगा, तो ये धंधा बढ़ सकता है, नार्को स्टेट बन सकता है। क्यूबा में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ख़त्म हुए, उसका वोटर टर्न अराउंड करीबन 70% रहा है। तो अच्छा वोटर टर्न अराउंड है, मतलब लोग अभी इलेक्शन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया है, हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारत में 2019 में जो टर्न अराउंड था, वोटर टर्न अराउंड, वो 67.40% है। हालांकि 90 करोड़ वोटर्स थे हमारे पास। क्यूबा की जो जनसंख्या है वो कम है, लेकिन 70% पार्टिसिपेशन इज़ अ हेल्दी पार्टिसिपेशन। आगे बात करते हैं टर्क्स और काइकोस आइलैंड की। तो वहाँ पे कोविड को लेके जितनी भी मतलब जो प्रतिबंध थे उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनका जो टूरिज्म है वो वापस बढ़ाया जाए, उसको लेके कोविड के सभी प्रतिबंधों को बंद कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ एक ज़बरदस्त खबर आ रही है यूएसए से। फ्लोरिडा के एक एयरपोर्ट पे क्यूबा के कुछ माइग्रेंट्स, उन्होंने मोटराइज्ड हैंड ग्लाइडर्स, मतलब जो हैंड ग्लाइडर्स होते हैं उड़ने के लिए पतंगा की तरह, तो उसमें हैंड ग्लाइडर्स, मोटराइज हैंड ग्लाइडर्स के ज़रिए वो क्यूबा से उड़ के फ्लोरिडा के एक एयरपोर्ट में उतरे। मतलब एक तरीके का इलीगल माइग्रेशन, पकड़े भी गए, लेकिन ये खबर कुछ बहुत ही रोचक और रसप्रद है। आगे बात करें चाइना की, तो एक अच्छा ही मतलब ओपिनियन पीस है जिसमें लिखा गया कि चाइना क्यों अर्जेंटीना के सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ इतना आकर्षित है। तो कम्युनिस्ट विचारधारा डेफिनेटली है, लेकिन ये ओपिनियन पीस पढ़ने लायक है। प्लेफुल पैसिफिक्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या खबरें चल रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो है वो पूरा का पूरा आज बाराक ओबामा की जो विज़िट है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी जो यात्रा है उसको लेके उसमें खबरें। एंटनी अल्बनीज़ से वो मिले ऑन अ रेनी सिडनी डे, सिडनी में मिले। और साथ ही साथ जो वार्ता हुई यूएस और अक्यूज़ की जो डील है उसको लेके भी खबरें हैं वहाँ पे के मीडिया में। और ऑस्ट्रेलिया ने जो प्रदूषण कर रही बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े यूनिट होते हैं उनको एमिशंस के लिए जिम्मेदार ठहरा, उनके सामने लाल आँख की है और कहा है कि आप संभल जाइए। टेस्ला ने अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बिक्री है उसमें एक रिकॉर्ड कायम किया है ऑस्ट्रेलिया में। इलेक्ट्रिक कार्स उनकी ज़्यादा बिकी है। और दूसरी तरफ चैट जीपीटी को लेके बहुत बुरी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में शायद वाइट कॉलर जॉब में कुछ समस्याएं आ सकती है। ब्लू कॉलर जॉब्स हालांकि रहेगी, लेकिन ड्राइवरलेस ट्रक्स, रोबोट्स और टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ बदल देगा। आगे बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है उसके मुखिया ने पार्लियामेंट्री एक जो पूछताछ हुई उसमें कहा कि विदेशी हस्तक्षेप, ये जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है उसमें बढ़ता जा रहा है और इसके सामने सरकार को कुछ करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी गंभीर जिसको कहे कि बात है, खबर के तौर पे न्यूजीलैंड के सभी मीडिया में छाई हुई है। और ये इसके ऊपर मतलब एक वार्निंग टोन दिया है कि इसके ऊपर सरकार को अभी से मतलब अटेंटिव हो जाना पड़ेगा। न्यूजीलैंड से दूसरी अच्छी खबर ये है कि न्यूजीलैंड ओन्स सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो अपना एक अनलिमिटेड डेटा इंटरनेट प्लांट लॉन्च करने वाले आने वाले दिनों में। तो डेटा मुफ्त हो जाएगा शायद न्यूजीलैंड में, ऐसी बात आ रही है। आगे बात करें फ्रोज़न पोलार्स की, तो भारत ने कहा है कि पोलार्स की जो मरीन लाइफ है, खास करके एंटार्क्टिका की, उसको हम सुरक्षित रखना चाहेंगे और उसमें जो भी हम योगदान दे पाएंगे हम देंगे। हालांकि भारती करके पूरा एक स्टेशन है वहाँ पे, वो भी कार्यरत है। और एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स की जो लाइफ साइकिल है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि जो वाटर लेयर जो है वो आइस लेयर जो है वो कम होता जा रहा है। कुछ 3 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस, यानी कि करीबन 3 लाख
करोड़ टन्स ऑफ आइस, बर्फ़ पिघल गई है इतने सालों में। और ब्रिटानी जो हवामान विभाग होता है, उन्होंने चेतावनी दी है कि -10 डिग्री तक आपका तापमान हो सकता है। आर्कटिक से जिस तरीके से स्टॉर्म्स आएंगे 150 माइल्स पर आवर की जेट स्ट्रीम्स, तो और ठंडा हो सकता है लंदन, ऐसी बात आ रही है। ब्रिटेन के कुछ इलाके और ठंडे हो सकते हैं आर्कटिक्स की जो प्रक्रिया है उसको लेके। 3 बुज़ुर्गों ने मिनेसोटा से अलास्का स्नोमोबाइल पे यात्रा की है, और ये रिपोर्ट बिल्कुल पढ़ने लायक है। स्टार टोरंटो में ये रिपोर्ट है, कनाडा का जो अखबार है उसमें, और बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कॉनकोफिलिप्स, जिसको विलो ऑयल प्रोजेक्ट दिया गया है अलास्कन स्लोप्स पे, और उसको लेके बहुत समस्याएं भी हुई है कि बहुत सारे केसेस हुए हैं और कहा गया है कि उनकी इकोसिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉनकोफिलिप्स ने अपना मतलब प्रोजेक्ट डबल साइज़ कर दिया है और कहा है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स अभी निकल रहे हैं आर्कटिक से, क्योंकि आर्कटिक एक युद्ध भूमि हो सकता है आने वाले दिनों में रशिया और अमेरिका के बीच। तो उसके चलते कॉनकोफिलिप्स अपना खेल डबल कर रहा है, दाव डबल लगा रहा है। ऐसा रे लैंस जो उनके हेड है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अलास्का से की थी, उन्होंने कहा है। कनाडा की डेवाई कंपनी जो है, जो आर्कटिक शिप बिल्डिंग में है, जाना चाहती है, उसको एक्सपांड करना चाहती है, और हेलसिंकी शिपयार्ड के साथ वो अपना एक मतलब कोलैबोरेशन करना चाहती है। आर्कटिक शिप्स ऐसी शिप्स होती है जो वहाँ का जो मतलब बर्फ़ या स्नो है उसको काट के चलती है, तो एक तरीके से ये जहाज़ बहुत ही मजबूती से बने होते हैं, और उनको ऐसे आइस वाले माहौल में चलाना, उसमें बहुत सारा ईंधन लगता है, बहुत सारी ताकत लगती है। तो एक स्पेशलाइज्ड जहाज़ होते हैं, हैमर जहाज़ जिसको बोलते हैं। आगे खबरें आ रही है आर्कटिक पॉलिसी कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, आर्कटिक पॉलिसी कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, वहाँ पे सब अंतर्राष्ट्रीय जो महानुभाव है, जो डेलीगेट्स है, वो आ चुके हैं। हालांकि रशिया को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जैसे हमने कहा है हमारे पिछले एपिसोड्स में कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई हो सकती है रशिया और यूएस की, वो पोलार्स में होगी, और उसमें भी उसका जो संसाधन है, ऑयल, गैस, मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, उसको लेके होगी। तो यही थी आज की खबरें ज़्यादातर। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।